अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। कौमी असम्बली अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अपोजिशन की कोशिश है कि किसी न किसी तरह 172 अराकीन उसके साथ मिल जाएं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मुनहरिफ अराकीन को ताहयात ना अहल करने की इस्तदा कर दी है। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद उसके इत्तेहादी एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ है। कल रात MQM के वफ्द ने इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं से अहम मुलाकात की और आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर खुद MQM के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचे। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहे हैं। MQM को अपोजिशन का साथ देने का हतमी ऐलान करने में शायद 1-2 दिन लग जाएंगे। हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। पीपल्स पार्टी ने ये इशारा दे दिया है कि हम उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार हैं। आप भरोसा करते हैं? जाहिर है, भरोसा ना हो तो मैं यहाँ खड़ा ना हो सकता। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। 2 में से 1 फैसला तो हो चुका है। हलीफ उनके साथ नहीं रहे, तो हमारे साथ फैसला करने में, इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त, 1 दिन और लग जाए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के आने से एक और ऑप्शन हमारे पास आया है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करके कहा कि उम्मीद है कि हम आपके और आप हमारे साथ चलेंगे। हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। इस हुकूमत से हमें यह था कि कम से कम वो हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो रहने देती। आप आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए और आपके तजर्बे से पाकिस्तान जिन मुश्किलात में आज खड़ा है उनसे निकलने के लिए हम आपका और आप हमारा साथ देंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर रब्ता किया और पूछा कि अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कहा कि मैंने आपसे कहा था कि बराह रास्त मुझसे और बिलावल से राब्ते में रहें। इस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल राब्ता रहेगा। आसिफ जरदारी ने फिर कहा कि इस्लामाबाद आए, मुलाकात करते हैं, जो तय होगा उस पर अमल होगा। मैं और बिलावल बराह रास्त राब्ते और मामलात की खुद निगरानी करेंगे। इसके अलावा आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक बात की गई। दूसरी तरफ हुकूमत की उम्मीदें सदारती रेफरेंस पर अदालती फैसले से वाबस्ता है, जिसकी पहली समाअत कौमी असम्बली के इजलास से 1 दिन पहले यानी 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के लिए अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल पर मुश्तमिल है। हुकूमत ये भी कह रही है कि उसके पास हॉर्स ट्रेडिंग और बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि 5 से 7 नाराज अरकान उनसे राब्ते में हैं। कब ऑफर हुई, किस शख्स ने ऑफर की, कितने अमाउंट की ऑफर्स की, ये तो तमाम हमारे पास तफसील मौजूद हैं। कई मुख्तलिफ MNAs की तरफ से जिन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। कराची से फ्लाइट में पैसा लाया गया स्पेशल, उसकी भी तमाम तफसील मौजूद है। इस पे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुहर्रिकात नहीं है, इसके बाहर से भी ताने बाने मिल रहे हैं। गैर मुल्की यहाँ पर मुदाखलत नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। शो कॉज नोटिस इशू है ना, उसके बाद से मेरे पास हमारे दूसरे MNAs के और फेडरल मिनिस्टर्स के जरिए मेरे तक पैगाम आया है। इनमें से कई मेंबर्स का तकरीबन 5-7 के करीब लोग हैं, तकरीबन तमाम पंजाब के हैं। मैसेज यही था कि शो कॉज नोटिस विड्रॉ आपको कर लेना चाहिए। हमने तो कब कहा कि हम पार्टी छोड़े, हम तो PTI के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। मगर नाराज अरकान भी सामने आ रहे हैं, अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। कल हमारे प्रोग्राम में 3 नाराज अरकान सामने आए, अपना मौक़िफ़ रखा और आज प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नाराज अरकान का कहना था कि उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात झूठे हैं। क्या रियासत मदीना हमें ये सिखाती है कि जिनको हम बेटी कहकर हम जिनसे बात करते हैं, उनके घरों में हम गुंडे भेज रहे हैं, उनके ऊपर हम घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, उनको हम बाजारों में, चौकों में हम जलील कर रहे हैं, जो कि आपको छोड़ के भी अभी कहीं नहीं गए हैं। ये मुझे कुरान उठाकर यहाँ कहना पड़ रहा है कि ये सब झूठ है। PM इमरान खान साहब से पूछती हूँ कि क्या वो ये बात कुरान पर रखकर हाथ ये कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी तरह की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? उनके घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनकी कहीं कोई तरदीद की गई है? CM उस्मान बुज़दार साहब किसकी कमाई का जरिया बने हुए हैं? घड़ी उनको कहीं से एक तोहफा मिली सऊदी अरब से, वो उन्होंने जाके बाजार में नहीं बेच दी। मैं PTI बल्ले के खिलाफ इलेक्शन जीत के आया हूँ। मुझे मेरे एक मेहरबान का लाहौर से फोन आया था, अच्छा, कि खान साहब आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं। ये कब फोन आया? ये आया परसों। मैंने कहा एक तरफ खान साहब कह रहे होते हैं
कि मैं पार्टी का बाप होता हूँ। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब कह रहे होते हैं टीवी पे। जब मैंने खान साहब को छोड़ा था, मैंने खान साहब को जाके मिला था। नैब की आपके खिलाफ इंक्वायरी थी, वो किसने शुरू करवाई? वो खान साहब ने शुरू करी, क्योंकि मैं आज़ाद मिला था उनको। खान साहब ने मुझे कई दफ़ा कहा कि तुम्हारा रवैया बड़ा सख्त है। हुकूमत ने अपने नाराज अरकान पर सुप्रीम कोर्ट में केस के जरिए, रेफरेंस के जरिए एक तलवार लटका दी है कि अगर उन्होंने अदम एतमाद में हिस्सा लिया तो वो ताहयात नाअहल हो सकते हैं। ये इस्तदा की गई है ना, और जो नाराज अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। कल हमारे प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि अगर नाराज हुकूमती MNAs मुस्ताफ़ी हो गए और हुकूमत बजट मंजूर ना करवा सकी तो फिर ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी पार्टी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो डिसएग्री करते हैं और उनकी मेजॉरिटी ख़त्म करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है, अपनी सीटों से इस्तीफा दे दें, उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी और वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी। फाइनेंस बिल पे अगर उसका डिफीट हो जाए वो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। यानी हुकूमत अगर अपने अरकान को नाअहल कराती है या वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिलहाल तो हुकूमत बच जाएगी, मगर फिर भी उसके हुकूमत के सर पर एक तलवार लटकती रहेगी। ऐसे में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार मज़ीद अहम हो गया है और इस वक्त अपोजिशन भी फोकस उन पर कर रही है। हमारे साथ हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, कल आप लोग मिले जाकर और रात गए मिले जाकर MQM से, आज मौलाना फजल रहमान दूसरी दफ़ा आ गए MQM से मिलने और बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि मामला तय हो गए। क्या आप लोग ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये डर है कि MNA कहीं इस डर से कि वो ताहयात ना अहल हो सकते हैं, वो ना अदम एतमाद में शिरकत करें, तो अब आपको इत्तेहादियों की ही ज़रूरत है? शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पहली बात मैं ये कहूँगा कि खान साहब ने जो लीगल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, ये बिल्कुल उसी तरह के टैक्टिक्स हैं जैसे ये फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल डिले करते रहे हैं लीगल प्रोसीजर्स के जरिए, या तोशा खाना केस के अंदर ये अपने तोहफे बताने से फरार हासिल करते रहे, कोई ना कोई कानूनी दरख्वास्त दे देते हैं। तो ये दरखास्तों के जरिए अपने अमल को जो इनके सामने खड़ा होता है रोकने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि इनके पार्टी के 20 के करीब लोग इनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वो पब्लिकली कह चुके हैं कि वो इनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते। इन्होंने PTI के मंशूर से धोखा किया है। इसी तरह इनके जितने इत्तेहादी हैं, इतने दिन हो गए हैं अदम एतमाद तहरीक को जमा हुए, तकरीबन 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज तक एक इत्तेहादी ने खुलकर नहीं कहा कि हम इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमाम इत्तेहादी बिलाखिर ऑपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। जहां तक ताहयात नाअहली का सवाल है, आइन के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम हुकूमत का मौक़िफ़ मान लें, फिर तो इस मुल्क के अंदर वजीर आजम की डिक्टेटरशिप होगी। जिसने एक दफा एतमाद का वोट ले लिया उसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। फिर तो 95 आर्टिकल आपको डालना पड़ेगा। ये आम नुक्ता है कि अगर एक सादा अक्सरियत वाली हुकूमत आ जाए, जिसे जो कोलिशन गवर्नमेंट ना हो, तो उसको कैसे गिराया जाएगा। मगर अब अहम बात यह है कि अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। अगर ये फैसला नहीं आया आपके अदम एतमाद के इजलास से पहले, तो जो लोग हैं नाराज अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी तो हो जाएंगे, मगर वो ताहयात आपके लिए नाअहल तो नहीं होंगे ना। तो फिर इसलिए आपको अगर हुकूमत गिरानी है तो उसके लिए तो आपको इत्तेहादी चाहिए। इसमें भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो भी रेफरेंस है इसका इतलाक इस मामले पे नहीं है, ये मुस्तकबिल के हवाले से है कि मुस्तकबिल के लिए वो जो भी पॉलिसी या जो भी इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर वाकया है। हुकूमत ने सिर्फ ये एक इबहाम पैदा करने के लिए और जो उससे बागी हुए हैं अरकान, उनको एक नफसियाती दबाव लाने के लिए हरबा इस्तेमाल किया। वरना उन्हें भी मालूम है कि जो कानून की पोजीशन है आर्टिकल में बहुत वाज़ेह लिखी हुई है कि अगर कोई रुकने असेंबली, मैं 18वीं तरमीम की उस कमेटी में था जिसमें यह फ्रेम किया गया है, और हम एक रुकन का हक नहीं ले सकते कि वो आज़ादी के साथ अपना फैसला करे, जैसे कि एक वोटर से हक नहीं लिया जा सकता कि वो आज़ादी से अपना वोट डाले। लेकिन चूंकि हमारा एक पस मंजर था माजी में फ्लोर क्रॉसिंग का या हॉर्स ट्रेडिंग का, तो इसके ऊपर एक कदगन लगा दी गई कि अगर कोई रुकन स्ट्रांगली फील करता है तो वो उसके बाद अपनी सीट छोड़ के इलेक्शन लड़के दोबारा आ जाए, ताकि इसको एक मामूल ना बनाया जाए। लेकिन उसका जो बुनियादी हक है
कि वो अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता। मगर ऐसे नहीं बात साहब, फिर मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम पर खास फोकस है आप लोगों का, और हुकूमत की तरफ से तो नजर आ रहा है कि उन्होंने इत्तेहादियों का उस तरीके से अप्रोच करना भी छोड़ दिया है। तो काफ लीग मान नहीं रही या मान गई है? कल रात गए आपका जाना एमक्यूएम के पास, फिर आज मौलाना का अचानक आ जाना, फिर खबर आना जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने भी राब्ता किया है। एमक्यूएम मान नहीं रही या मान गई है, और काफ लीग मान नहीं रही या मान गई है? क्या हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के सारे ही जो हलीफ हैं वो तकरीबन हुकूमत से नाला है, और ख़ास तौर पे कोई भी हलीफ समझता है कि वो जो अवामी दबाव है, हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, इनका दिफा नहीं कर सकता। और हमें बहुत कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले चंद दिनों के अंदर ये हलीफ जमातें भी अपना हतमी फैसला करेंगी और ये अपोजिशन के साथ खड़े होंगी। अब असल में देखना ये है कि इमरान खान साहब को सिचुएशन तो नजर आ गई है कि वो शिकस्त खा चुके हैं, वो अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। क्या ये इस्तीफा देते हैं या मुल्क को इनारकी की तरफ धकेलते हैं? जिस बात का मुझे अंदेशा है कि ये अपनी हट दर्मी की वजह से मुल्क के अंदर इंतशार और इनारकी के हालात ना पैदा करें। ऐसे मतलब वो कैसे करेंगे? अगर आपकी अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ जाएगा, नहीं हुई तो नहीं जाना पड़ेगा। वो इनारकी कैसे फैला सकते हैं इस सूरत में? देखिए, वो जिस तरीके से अपने हमायतियों को मुश्तिल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो, फसादात हों, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों। आपने देखा पार्लियामेंट पे इन्होंने पहले हमले कराए, अब फिर जिस तरह सिंध हाउस में हमला किया, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर बोला, पूरा धावा बोला, ये सारी चीजें एक खास ज़हनियत दिखाती हैं कि वो हिटलर की तरह जत्थों की सियासत की तरफ मुआशरे को धकेल रहे हैं। वैसा मगर अब इस सब में मसला ये है कि ज़ाहिर है अगर उनके अपने अराकीन जो उनके टिकट पर जीते, कुछ आज़ाद थे जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन हुकूमत में पाई जाती है। कल को ये एक नया टूल नहीं हो जाएगा, जैसे 58-2 भी हुआ करता था कि फिर आपके भी अराकीन जो आज आपको लग रहा है कि इनके ज़मीर जाग गए हैं, आपको लग रहा है मुस्तकबिल में अगर आपके खिलाफ खड़े होंगे ये ज़मीर वापस सोकर किसी और के लिए नहीं जाग गए होंगे, ये एक रास्ता बंद नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें जहां तक मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप इसको हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएंगे तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को एक एम्परर या डिक्टेटर बना देंगे। जो आर्टिकल 95 है आइन का, उसको आपको आइन से निकालना पड़ेगा, उसके खिलाफ अदम एतमाद हो नहीं सकेगी। अदम एतमाद की प्रोविजन इसलिए होती है कि जो अराकीन एतमाद का वोट दें वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसी से प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है। और इस मामले में जो एक कदगन लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है कि कोई बहुत ही सीरियस जो मगर इसमें एक खतरा ये पैदा हो गया है कि अगर आप इत्तेहादियों को नहीं मना पाए तो ये लोग मुस्ताफी हो गए, तो कुछ दिन बाद बजट आ रहा है, हुकूमत सर्वाइव कर गई तो बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा, उसमें आप मुश्किलात डालेंगे तो पाकिस्तान तो एक अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है खुदा न खास्ते सारी की सारी सूरत हाल में। कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो हटदर्मी और जिद है उसकी वजह से वो मुल्क को एक इनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। वरना अगर उनकी जगह आप आई चुंदरीगर साहब की मिसाल ले लें, 1957 में जब उन्होंने देखा कि ऐवान में अक्सरियत उनकी खत्म हो गई तो उन्होंने बड़े आबरूमंदाना तरीके से इस्तीफा दे दिया और नो कॉन्फिडेंस की मोशन तक हालात जाने ही नहीं दिए। इमरान खान साहब अगर कोई हमीयत होती या कोई इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती तो अब तक इन्हें मुस्ताफी होके मुल्क को बुहरान से निकाल देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। हमने हुकूमती वज़रा को भी आज प्रोग्राम में आने की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मगर इस्लामाबाद में असल में हो क्या रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। वो क्या है, वो क्या कार्ड जो वो खेल सकते? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत कह रही है कि उनके पास सबूत आ गए हैं, साथ ही उनका यह दावा है कि अरकान वापस राब्ते भी करना शुरू हो गए हैं। ट्रम्प कार्ड का भी दावा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के पास है जिसे वो खेलेंगे। क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब और फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, पहले आप बताइएगा, क्या जो हुकूमत की तरफ से ये हिकमत अमली है कि अदालत चली गई और तलवार लटका दी कि ताहयात नाअहली हो सकती है, साथ ही ये कहा कि हमारे पास सबूत आ गए हैं और फिर ये तासुर दे रहे हैं कि पंजाब से बहुत सारे MNAs हैं जिन्होंने पहले ही राब्ता कर लिया है, क्या दुरुस्त कह रही है हुकूमत? शाहजेब भाई, मैंने पिछले 3-4 दिन में हुकूमत के 5-6 वजीरों से मुलाकात हुई, बल्कि मैंने नहीं राब्ता किया, उन्होंने खुद राब्ता किया, उनसे बातचीत हुई। और इसके अलावा कुछ नाराज अरकान जो हैं, कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई
और ऑपोजिशन के जो मेंबर हैं, लीडर हैं, उनसे तो रोज ही हमारी मुलाकात होती है। इस्लामाबाद में आजकल आपको मैं बताऊं 24 घंटे पॉलिटिकल एक्टिविटी है, रात को सोता कोई नहीं है यहाँ पे, और लोगों की सेहतें खराब हो रही हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बेख्वाबी भी है और फिर 3-3, 4-4 वक्त खाना भी खाया जा रहा है। ये सब लोग जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उसमें जो कुछ फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनका ये ख्याल है जी कि 24 तारीख की सुबह से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी कि जनाब सारी सूरत हाल बदल जाएगी। तो वो क्या डेवलपमेंट है वो उनको नहीं पता, क्या डेवलपमेंट है, ना वो शायद बताने के लिए तैयार नहीं उन्होंने क्या करना है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि नाराज अरकान के बारे में जो उनके दावे हैं वो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन में बिल्कुल गलत हैं, इसलिए कि कुछ लोगों की जो मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ या राब्ते हुए हैं, ये वो लोग हैं जो उन 13-14 अरकान कौमी असम्बली में शामिल नहीं हैं जो पहले मीडिया पे आ चुके हैं। ये और लोग हैं जिनके कुछ अखबारों में नाम वगैरह छपे थे, तो वो उन लोगों से बात हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो 13-14 MNAs हैं, इनमें से कम 5 ऐसे हैं जिनके साथ खुद हुकूमत के लोगों ने राब्ता किया है, उनके दोस्तों के जरिए, अजीज रिश्तेदारों के जरिए, और एक मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी राब्ता किया है, उनसे कहा कि आप वापस आ जाएं। तो वो सिर्फ उनसे एक ही बात पूछते हैं सारे कि भाई एक तरफ आप हमें गालियां दे रहे हैं, धमकियां दिलवा रहे हैं, आपका जो डिजिटल मीडिया विंग है वो हमें गालियां दे रहा है, आपने हमारे फोन नंबर्स जो हैं वो अपने लोगों में तकसीम किए हुए हैं और वहां से आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये, और वजीर आज़म साहब कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, आप वापस आ जाएं। तो ये बताएं कि आपकी पॉलिसी क्या है। तो ये बहुत जो है ना कन्फ्यूजन है हुकूमत के हलकों में। उनकी कोई स्ट्रेटजी अभी तक जो है ना ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें पता चले कि कुछ चेन ऑफ कमांड नजर आ रही है। वजीर आज़म कुछ कह रहा है, शहबाज गिल कुछ कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में राजा परवेज अशरफ साहब के साथ एक कोने में उनके साथ खुसर फुसर भी करते हैं, सरगोशियां भी करते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन नजर आ रही है हुकूमत के हलकों में। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमत के लोग जो हैं वो ये जरूर कह रहे हैं जी कि 24 मार्च के बाद हम कुछ ऐसा कर देंगे कि हालात बदल जाएंगे। लेकिन जो नाराज अरकान के बारे में उनके दावे हैं वो अभी तक गलत हैं। नाराज अरकान जो हैं वो अभी तक उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे वो 3-4 दिन पहले खड़े थे। और ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि इत्तेहादियों के साथ ऑपोजिशन के मामला तय पा चुके हैं, उन्होंने सिर्फ ऐलान करना है और हो सकता है ये ऐलान भी 24 मार्च को हो जाए। तो फौजी साहब, इसमें जो फोकस है हुकूमत का वो इत्तेहादियों से ज़्यादा अपने नाराज़ अरकान पर है। उन्हें नोटिस भी इशू कर दिए, उनके बारे में ज़ाहिर है बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा दिए, फिर साथ में ये भी कहा कि माफ़ कर दूंगा, आ जाओ वापस, और कह भी रही है कि काफ़ी सारे वापस आना शुरू हो गए हैं, और साथ ही अदालत से भी रुजू कर लिया कि जी ताहयात नाअहली हो सकती है। डेस्परेट मूव लग रही है आपको हुकूमत की, या फिर एक स्मार्ट मूव है इस वक्त ये? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, मेरे ख्याल में एक बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव तो नहीं है, क्योंकि जो बेसिक रीडिंग है आइन की इस शिक की, उससे तो लगता ही है, जो हमने कानूनी माहिरीन से बात की है, कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी उसकी एक तशरीह है। बहरहाल अब अदालत में चली गई है और ये फैसला होगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन अगर इन लोगों की होती है, जो लोग फ्लोर क्रॉस करेंगे, तो वो लाइफ टाइम होगी या नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, इसमें एक दो इशू जो है वो मुझे कम से कम लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो जिस तरीके से इसका एक परसेप्शन बन रहा है, और जाहिर बात है जो अदालत है वो तो कानून की रोशनी में ही फैसला करेगी, लेकिन जो एक राय अमा बन रही है वो ये लग रही है कि जो गवर्नमेंट है वो इस वोट से कुछ घबरा रही है, वरना अगर घबरा ना रही होती तो अब तक वो इस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स ना करते। दूसरा, देखिए जो आर्ग्यूमेंट्स अभी तक सामने दे रहे हैं, और मैं हवाला दूंगा उस इंटरव्यू का जो आपने अटॉर्नी जनरल साहब का कल किया है, वो जो आर्ग्यूमेंट्स अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो साहब के सामने रख रहे थे, जो गवर्नमेंट की पोजीशन है, मुझे जो है वो अपील नहीं कर रहे थे। और मुझे ही लगता है कि वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे उन चीजों को, उन दलाइल को आर्ग्यू करने में। बहरहाल कोर्ट जो फैसला करेगी वो सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरा, आप ये भी देखिए कि अगर अदालत जो है वो गवर्नमेंट के हक में फैसला करती भी रहे, तो फिर भी जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनका मामला तो जूं का तूं है, और अगले 2-4 दिन में अगर वो इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन की तरफ आ जाते हैं, तो फिर जो है वो हुकूमत के लिए मामला जो है वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे। हामिद साहब, इत्तेहादी ज़ाहिर है तासुब तो यही दे रहे हैं कि उनका झुकाव ज़्यादा अपोजिशन की तरफ है, मगर हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो किसी भी वक्त चलेंगे। तो वो ट्रम्प कार्ड क्या होगा? क्या वो इत्तेहादियों के हवाले से होगा? क्योंकि इत्तला आती है कि हुकूमत ने खुद ने तो इत्तेहादियों को मनाना भी छोड़ दिया है। क्या कोई इशारा होगा जो इत्तेहादियों को जाएगा? क्या होगा वो कार्ड?
देखिए, ट्रम्प कार्ड जो है ना, इनके पास अभी तक मुझे नजर तो कोई नहीं आ रहा। ट्रम्प कार्ड जो वो जितने भी थे वो खेल चुके हैं। देखिए, इनका जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया विंग है, उसने नाराज अरकान को भी गालियां दी, रियासती इदारों को भी गालियां दी, सबको प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल किया। एक जो मिनिस्टर साहब हैं जो बज़ाहिर बड़े सिविलाइज्ड हैं, मेरी उनके साथ बात हो रही थी कल, उन्होंने ये कहा जी कि पब्लिक प्रेशर जो है ना, उसके जरिए इदारे भी हमारे साथ खड़े होने पे मजबूर हो जाएंगे और नाराज अरकान भी खड़े हो जाएंगे और हामिद मीर साहब आप भी खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा भाई, मैं तो पब्लिक प्रेशर जो है उस पर खड़ा होता हूँ नहीं होता वो तो मैटर नहीं करता आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिएगा आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो अब ये तो देखे ना, ये तो मेरे बारे में एक बात कर दी ना उन्होंने, तो ये तो मुझे पता है कि मैं जो है वो किसी के प्रेशर में आता हूं या नहीं आता। तो आपको अपने बारे में पता है कि आप किसी के प्रेशर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो वो जो मिनिस्टर साहब हैं बड़े शरीफ नफ्स आदमी हैं, लेकिन बात बड़े वो एक ऐसे एतमाद के साथ कर रहे थे कि जैसे कोई उन्होंने मेरी पता नहीं बाजू मरोड़ देनी है या पब्लिक प्रेशर जो है वो कहां से आएगा, मेरे सर में कोई पत्थर की तरह लगेगा, मैं गिर जाऊंगा, क्या होगा। तो इसलिए अगर मेरे बारे में उनका ये ख्याल है कि पब्लिक प्रेशर से मैं भी पिघल जाऊंगा, मोम हो जाऊंगा और उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, तो फिर बाकी जो उनके दावे हैं उसका फैसला आप खुद कर लें शाहजेब भाई। फौजन साहब, इत्यादियों को मनाना छोड़ दिया है, क्या पब्लिक प्रेशर है या कुछ और आसरा है कि आखिर में इशारा जाएगा, इत्यादि खुद ही हमारे साथ आगे खड़े हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद है हुकूमत को? ये तासुर मेरा ख्याल है मैं शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की एक आउटरीच हो रही है वो बड़ी हाफ हार्टेड सी है। और यानी कि कभी ये खबर आ जाती है कि कुछ वज़रा ने जो है वो इत्तेहादियों से मुलाकात की या उनसे फोन पे बात की, लेकिन वो जिस तरीके से एक आउटरीच होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रही। शुरू के दिनों में वजीर आजम साहब खुद गए, उन्होंने वो मुलाकातें की, जो कि उस वक्त ये लगता था कि शायद इन मुलाकातों के नतीजे में कोई इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के हक में फैसला कर ले, लेकिन हमने देखा कि उन तमाम तर मुलाकातों के बावजूद इत्तेहादियों ने कुछ कमिट नहीं किया। और उसके बाद जो बयानात उनके आ रहे हैं पब्लिकली, वो उनसे तो झुकाव उनका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपोजिशन की तरफ लगता है। अब खबर ये है या जराए जो कह रहे हैं वो ये कि ये जो इत्तेहादियों की पोजीशन है, जो उनका बाकायदा ऐलान है, वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। और अगर वो हो जाता है उसी तरीके से जो तासुर अभी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला और जो मुनहरिफ अराकीन है उनका जो मामला है वो फिर एक साइड शो बन जाएगा और असल मामला जो है वो इत्तेहादियों की बुनियाद पर डिसाइड हो जाएगा। वफ़ा साहब, जो वज़ीर आज़म पोजीशन ले रहे हैं और पहले ही ले रहे हैं, जिस तरीके से तनकीद भी कर रहे हैं, फिर 27 तारीख को वो कहते हैं कि बहुत बड़ा जलसा होगा, आपको लगता है कि अगर उनकी हुकूमत को गिरा भी दिया इन्होंने तो वो विद ग्रेस चले जाएंगे, कोई एक जो इंस्टेबिलिटी है वो नहीं क्रिएट करेंगे, अदम इस्तेहकाम और ज़्यादा मज़ीद नहीं आ जाएगा? शाहज़ेब साहब, देखिए, इंस्टेबिलिटी की जब हम जिक्र करते हैं तो उसके भी दो पहलू हैं। एक तो है इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, कि अगर एक आईनी प्रोसेस है उसके नतीजे में अगर एक हुकूमत है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो वो एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके मुताबिक एक नई गवर्नमेंट जो है वो आ जाएगी और जो रियासत के मामलात हैं वो तो मामूल के तौर पर चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सियासी तौर पर क्या कोई इंस्टेबिलिटी नजर आएगी? मुझे लगता है यूं है कि वजीर आजम इमरान खान अगर वजारत उज़्मा से हटते हैं तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो अपोजिशन पर दबाव डालें। लेकिन मेरे ख्याल में हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि दूसरी तरफ जो उस वक्त की गवर्नमेंट होगी उसके पास भी बहुत सारे हरबे होंगे, बहुत सारे वसाइल होंगे अब तो, और उनके इंटरेस्ट में भी ये होगा कि वो जो इमरान खान साहब अपना बयानिया बना रहे हैं वो उसको काउंटर करने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करें। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में बयानिया की जंग होगी, उससे सियासी तौर पर इंस्टेबिलिटी का यह दौर अगले कई हफ्तों तक और महीनों तक हमें चलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, एक और ज़्यादा बड़ी खबर आई है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जहां हुकूमत को एक तरफ अपोजिशन और अपने अरकान से दबाव का सामना है, तो वहीं दूसरी तरफ इस अहम मौके पर हुकूमत का एहतसाब का बयानिया 3.5 साल में मुकम्मल नाकामी के बाद अब दम तोड़ गया है। पाकिस्तानी अदालतों के फैसले हों या बरतानिया में होने वाली कार्रवाइयाँ, हुकूमत को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। पहले अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ पाकिस्तान में कुछ साबित नहीं हुआ, जो गिरफ्तार हुआ उसे रिहा कर दिया गया, और जमानत के फैसलों में पाकिस्तानी अदालतों ने एहतसाब की जानिबदारी पर सवालात उठाए, इसे सियासी इंजीनियरिंग करार दिया, नैब की नीयत और सलाहियत पर सवालात उठाए, और फिर
हुकूमती मुआवनत के बावजूद बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदम सबूत की बुनियाद पर शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का खात्मा कर दिया। हालांकि हुकूमत ने इस हवाले से भी बड़े बड़े दावे किए थे और अब ब्रॉडशीट स्कैंडल को मंजर आम पर लाने वाले और नवाज शरीफ पर करप्शन और बैरून मुल्क पैसा छुपाने का इल्जाम लगाने वाले कावे मूसवी ने नवाज शरीफ से माफी मांग ली है। और ये कावे मूसवी वही हैं जिनके मुख्तलिफ दावों पर वजीर आज़म इमरान खान नून लीग के खिलाफ बयानियां बनाते रहे और वजीर आज़म इमरान खान की टीम के अहम अरकान उनसे मिलते भी रहे। मगर आज कावे मूसवी ने वाज़ेह किया कि इन तहकीकात में नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन, चोरी और बैरून मुल्क 1 रुपए की रकम छुपाने के सबूत नहीं मिले। क्या आपको नवाज शरीफ के खिलाफ खुफिया असासों या मुल्क से बाहर लाखों पाउंड्स और डॉलर छुपाए रखने जैसे संगीन इल्जामात के हवाले से कोई शवाहिद मिले? Not 1 rupee. 1 रुपया भी नहीं मिला। हमने कई बार छुपी हुई दौलत का पता लगाया है, मगर साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान के किसी भी फर्द के खिलाफ 1 भी रुपया रखने का सबूत नहीं मिला। मुझे नैब की तरफ से साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ स्कैंडल्स का हिस्सा बनने पर माफ़ी मांगने पर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का इदारा जिसके खिलाफ भी चाहे दंदनाते हुए कार्रवाई कर देता है। ये मुकम्मल फ्रॉड है। क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि आप नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं? आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे, बल्कि मैं दोबारा कह देता हूँ कि मिस्टर शरीफ, आपसे माफ़ी मांगना हम पर लाजिम है, क्योंकि आपको एक मुनज़्ज़म बदनाम करने वाली साजिश के तहत निशाना बनाया गया। मेरा हुकूमत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त राब्ता था। मैंने लंदन में एक वजीर के साथ लंच भी किया। एक और वजीर के साथ मेरा फ़ोन पर राब्ता भी था, जिन्हें इमरान खान ने मुझसे बात करने के लिए ख़ास तौर पर कहा था। उन्होंने लूटी हुई दौलत के हवाले से ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि मुझे महसूस हुआ कि उन्हें इसके नतीजे में सामने वाले हक़ाइक़ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, जो मेरा नैब के साथ पहले दिन से तजुर्बा रहा है। पहले दिन से हमने वाज़े कर दिया था कि हम किसी भी तरह किसी का भी आलाकार नहीं बनेंगे। थोड़े दिनों में वाज़े हो गया कि नैब एक आलाकार के सिवा कुछ भी नहीं, एक नाअहल आलाकार, एक करप्ट आलाकार। आपके सवाल का जवाब ये है कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए? वो पूरे इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी नीयत ही कुछ और थी। कावे मूसवी के ब्रॉडशीट स्कैंडल का मामला मुशर्रफ दौर से शुरू होता है, जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने ब्रॉडशीट से मुआहदा किया, जिसका मकसद सियासतदानों के बैरून मुल्क असासों और पैसों का सुराग लगाना था। और इन सियासतदानों में नवाज शरीफ का नाम प्राइम टारगेट में शामिल था। मगर 2003 में ही हुकूमत पाकिस्तान ने एकतरफा तौर पर ब्रॉडशीट से मुआहदा मनसूख कर दिया और ब्रॉडशीट मुआहदे के तहत जुर्माने की अदायगी के लिए बरतानवी अदालत चली गई। और दिसंबर 2020 में बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर नैब की तरफ से तकरीबन $29 मिलियन की अदायगी का जुर्माना आयद किया, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक मजमूई तौर पर पाकिस्तान को इस केस में 60 से 65 मिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यानी पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ, मगर वापस 1 रुपया नहीं मिला। और इसी दौरान ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कावे मूसवी मुसलसल इंटरव्यूज देते रहे, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून पर, शरीफ खानदान पर इल्जामात लगाते रहे, इस हुकूमत पर भी और परवेज मुशर्रफ के दौर में होने वाले एहतसाब पर भी सवाल उठाते रहे। और हुकूमत इस तनाज़े को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल भी करती रही। जनवरी 2021 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के सरबराह के एक दावे का जिक्र किया। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि ये जो मैं थोड़ी चीज़ें देख रहा था कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। हम इसको कहने लगे हैं ये ब्रॉडशीट वाले को कि हमें पूरी डिटेल्स दें। अब ऑफिशियली गवर्नमेंट अब मांगेगी इनसे पूरी डिटेल्स अब बताएं, क्योंकि अभी तक तो मीडिया पे चल रहा है ना जी। हम अब इससे पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि हमें बताएं कि क्या हुआ, कौन मिला, कब मिला। ऑफिशियली फिर हमारे पास पूरा पता हो कि हमें तो नहीं पता ये कह रहे पैसे मांगे। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट्स भी की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले पनामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदनुमानी और मनी लॉन्ड्रिंग से पर्दा हटाया। अब ब्रॉडशीट के इंकिशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। इन आलमी इंकिशाफात पर यह अशराफिया खुद को विक्टिमाइजेशन कार्ड के पीछे नहीं छुपा सकती। और आज वही हुकूमत कावे मूसवी पर ही इल्ज़ाम आयद कर रही है। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ की
ब्रॉडशीट के मालिक जो खुद नैब का मुजरिम है की गवाही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी बौखलाहट का इजहार है। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके बैंक अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं, कैलिब्री फॉन्ट का जाली हल्फनामा हो या मरियम के बयानात, हर लफ्ज करप्शन छुपाने का बयानिया है। इस हवाले से हमने तर्जुमान नैब और वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या मामला हैं? अचानक कावे मूसवी एक बार फिर अगर सामने आए हैं तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं उन्हीं नवाज शरीफ से जिनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाते थे। हमारे साथ मौजूद हैं कावे मूसवी का इंटरव्यू करने वाले लंदन में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह। बहुत शुक्रिया, तफसील से आपने माजी से लेकर आज तक इस केस को कवर किया है, बहुत सारी स्टोरीज की हैं। ये क्या हो गया कावे मूसवी को? यही इल्ज़ामात लगाते थे, उस वक्त इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठते थे, आज ये मुकम्मल तौर पर उलट बात कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। शाहजेब, ये इसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आपको याद होगा कि जो मुख्तलिफ कावे मूसवी ने इल्ज़ामात लगाए थे, वो इल्ज़ामात उन्होंने पिछले साल सितंबर के बाद कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। और उसका बैकग्राउंड ये है कि सितंबर में हुसैन नवाज ने कावे मूसवी पर एक काउंटर क्लेम कर दिया था लंदन हाई कोर्ट में। और उस वक्त जब नैब के और कावे मूसवी के ताल्लुकात अच्छे थे, उन्होंने यहाँ पर जो एवनफील्ड अपार्टमेंट से उनकी अटैचमेंट के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन का मकसद ये था कि कावे मूसवी ने यह कहा था कि अगर मुझे पाकिस्तान से पैसे नहीं मिलते तो मैं ये फ्लैट्स पकड़ूंगा, लेकिन उसके ऊपर हुसैन नवाज ने उनके ऊपर काउंटर क्लेम कर दिया था। और फिर जब उनको पाकिस्तान की तरफ से सेटलमेंट मिल गई तो जो हुसैन नवाज का क्लेम था वो उन्होंने कहा था कि वो अब साबित करें कि वो फ्लैट्स जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, और ये कि वो साबित करें कि वो उनके नहीं किसी और स्टेट के हैं। इस पर कावे ब्रॉडशीट के जो वकला थे उन्होंने केस छोड़ा था और उन्होंने हुसैन नवाज को तकरीबन 25,000 पाउंड देकर वो केस वहीं दोनों पार्टीज ने खत्म किया था। उसके बाद कावे मूसवी ने वो जो लीगल चैलेंज के बाद इल्जामात नहीं लगाए, लेकिन उनकी हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ उनकी बातचीत चलती रही। दो उस वक्त के एक शहजाद अकबर के साथ उनकी बातचीत जारी रही, एक और मिनिस्टर है जिनका उन्होंने जिक्र किया, मैंने एविडेंस देखा है, एक सीनियर फेडरल मिनिस्टर है जिनकी कावे मूसवी से स्काइप पर और व्हाट्सएप के जरिए एक्सटेंसिव बातचीत हुई। कावे मूसवी का ये कहना है कि मैंने उनको तकरीबन 11 मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जिनके एसेट्स हैं यूके में, उनके हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन दी और कहा कि इन लोगों के एसेट्स हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो मिनिस्टर थे वो और जो पाकिस्तानी हुकाम उनसे कहते थे कि उन लोगों को आप छोड़ दें जिनके पास डिटेल्स आपकी हैं। उन्हें वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप नवाज शरीफ, उसकी फैमिली और शहबाज शरीफ की हमें डिटेल्स दें। कावे मूसवी ने जो मुख्तलिफ इस अरसे में मेरी उनसे बातचीत होती रही, उन्होंने ये बताया, उन्होंने अब तो वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि उन्हें ये रियलाइजेशन हुई कि जो पाकिस्तानी जो इस वक्त अथॉरिटीज़ हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को टारगेट करना है, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को रोकना नहीं है। उनका कहना है कि जब उन्होंने अथॉरिटीज़ को, जो मिनिस्टर है उनको बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला उन्हें, और वो उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो उसके बाद उनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से उनकी बातचीत का ब्रेक डाउन हुआ। इंपॉर्टेंटली शाहजेब, कावे मूसवी को पता था थ्रू आउट के जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो शहबाज शरीफ और सुलेमान को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो एसेट रिकवरी यूनिट और नेशनल क्राइम एजेंसी की कोलैबोरेशन से जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो उनको पता था। उनका ये कहना है कि उन्होंने पूरी फाइल, पूरा एविडेंस पढ़ा है, और अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ने नवाज शरीफ के भाई को मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में क्लियर कर दिया, उनको जो सीरियस जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें उनको विंडिकेट कर दिया, तो उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि ये अब राइट टाइम है कि वो भी बताएं कि उन्होंने जितने इल्जामात लगाए थे उनको आज तक उसका कोई जो प्रूफ नहीं मिल सका है करप्शन का। वो कह रहे हैं, आप इंटरव्यू में सुना है कि 1 रुपया मुझे नहीं मिल सका है 21 ईयर्स में। ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर कावे मूसवी ने यह कहा है कि वो ये समझते हैं कि ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम को बताया जाए कि इन पूरे अरसे में वो पाकिस्तान से तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा जीत भी चुके हैं, ले भी चुके हैं। पाकिस्तान को टोटल केस कॉस्ट तकरीबन 65 मिलियन तक पड़ चुकी है, लेकिन इसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मेरा कोई पाकिस्तान से केस भी नहीं है और मैं ये रिकॉर्ड है उसको वो स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के हवाले से ना सिर्फ ये कि करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि जितने भी इल्जामात लगे थे जो नैब ने और उन्होंने लगाए थे, उनका ये कहना है कि वो इल्जामात बोगस थे और उनकी कोई फाउंडेशन नहीं थी। खासतौर पर शाहजेब, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन से पहले एक क्लेम आया था कि नवाज शरीफ का $1 बिलियन का कोई अकाउंट है सिंगापुर में, और कहा गया था कि कावे मूसवी को उस अकाउंट को कुछ डिटेल्स पता है। उन्होंने इस इंटरव्यू में जो हमें दिया है ये भी कहा है कि वो सारे इल्जामात बोगस है और ऐसा कोई अकाउंट दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।